एक एक्टर जिसने ड्रग्स लिए, जिसे टेररिस्ट कहा गया, जिसे जेल हुई, जिसकी मूवी से ज्यादा उसकी गर्लफ्रेंड्स रही है, आखिर उसे बॉलीवुड ने विलन की जगह हीरो कैसे बना दिया? एक ऐसा इंसान जो चाहता तो मुंबई अटैक्स में कई सारी फैमिलीज और कई सारे लोगों की जान बचा सकता था, बट जो इंसान खुद की फैमिली, अपनी बेटी और बीवी को मरने के लिए छोड़ सकता है, ये जानते हुए कि उनकी वाइफ की लाइफ के सिर्फ कुछ मोमेंट्स बाकी है, तो वो इंसान दुनिया के लिए क्या ही सोचेगा। राजकुमार हिरानी ने खुद ये बताया कि संजय दत्त अपनी हर एक गर्लफ्रेंड को एक ग्रेवयार्ड ले जाया करते थे, जहाँ पे वो किसी भी रैंडम ग्रेव को दिखाकर ये कहते थे कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने लाया हूँ, ताकि वो लड़की इमोशनल हो जाए एंड संजय दत्त उसका फायदा उठा सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिपर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Sanjay Dutt's dirty and controversial life, including his affair with Madhuri Dixit and how Madhuri Dixit is termed as a homewrecker, as well as how Sanjay Dutt vanished his terrorist image and turned it out to be a superstar. ऐसे तो संजय दत्त ने स्कूल में काफी सारे अफेयर्स रखे थे, बट उनका मेजर अफेयर 1980s में शुरू हुआ था, जहां पर वो फर्स्ट टाइम अपनी मूवी रॉकी की शूटिंग कर रहे थे एंड फर्स्ट मूवी में ही वो अपनी को एक्टर टीना मुनिम को लाइक करने लगे थे एंड थोड़े टाइम में ही दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। बट कुछ टाइम बाद ही संजय काफी लड़ाई झगड़ा करने लगे थे टीना से। 3 साल बाद ये दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद टीना मुनीम ये रिवील करती है कि संजय दत्त की ड्रग्स की आदत की वजह से संजय टॉर्चर्ड हर। शी इवन ट्राइड कि उनकी आदत छूट जाए, जिसके लिए टीना उन्हें ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर भी ले जाया करती थी, बट स्टिल नथिंग वर्क फॉर देम। सो उनका ब्रेकअप हो जाता है। 1984 तक ये रिलेशनशिप चला था एंड देन इन 1987 में उन्होंने एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से शादी कर ली थी, बट 84 to 87 के टाइम वो सिंगल नहीं थे। ही हैड मल्टीपल रिलेशनशिप्स बाय द टाइम। सो ऋचा से शादी के 1 साल बाद ही उन्हें एक बेटी भी हो गई थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो तब 4 साल बाद ही उनकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए ऋचा एंड हर डॉटर गॉट शिफ्टेड टू यूएस एंड संजय दत्त यूएस आते जाते रहते थे in order to take care of his wife. But then all of a sudden he stopped visiting his wife and started ignoring her. But क्यों? Actually now he started dating Madhuri Dixit. Meanwhile his wife was all alone with his 3 years old daughter. In fact जब 4 साल के बाद when Richa Sharma returned back to India, so तब भी संजय उन्हें एयरपोर्ट पे पिक करने तक नहीं गए थे, जिसके बाद उनकी वाइफ हिम्मत हार जाती है एंड ब्रेन ट्यूमर की वजह से शी लूजेस हर लाइफ। एंड एट द सेम टाइम रिचा शर्मा's family started blaming and accusing Sanjay Dutt that when his wife and daughter needed him the most, he ignored them. बट क्योंकि अब तक माधुरी दीक्षित एंड संजय दत्त के रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके थे, तो नाउ संजय दत्त didn't care about this stuff. बल्कि he was in a thought to marry Madhuri Dixit. But now it was 1993, the time when even Madhuri Dixit left him. Because in 1993 मुंबई में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे and it was Sanjay Dutt who was involved in this. See, it was 6 December 1992 when Babri Masjid in Ayodhya was demolished and several riots took place on the name of religion. But just after this incident, 12th March 1993, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कार पार्क होती है। दिन के 1:30 बजे होते हैं और उस कार में ब्लास्ट हो जाता है, from which 84 people were found dead and 225 people were injured because उस कार में RDX रखा हुआ था और उसे एक टाइमर के थ्रू ब्लास्ट कर दिया गया था। And just after 45 minutes मुंबई के मंडी में भी एक ब्लास्ट होता है, जिसमें 5 लोगों की जान चली जाती है। एंड इस ब्लास्ट के जस्ट 15 मिनट बाद एक ऐसी जगह पे ब्लास्ट होता है जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था, एंड इट वॉज शिवसेना भवन, in which 4 people were found dead and more than 50 plus people were injured. And ऐसे ही almost 12 जगह पे 1 by 1 ब्लास्ट किए गए थे। And according to CBI, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस बॉम्ब ब्लास्ट में अब तक का सबसे ज़्यादा RDX यूज़ किया गया था। So the question was कि मुंबई में इतना ज़्यादा RDX आया कहाँ से, एंड आया भी तो उसको इतना सेफली रखा किसने? Police started investigating, in which they found a person named Baba Musa who stored this RDX. But when police arrested him, तो उसने 2 नाम रिवील किए, हनीफ कड़ावाला and समीर हिंगोरा. Hanif was the owner of the famous restaurant, plus he used to run a company named Magnum CD, and Sameer was the owner of Empire Production House. मतलब ये दोनों ही रिच थे and they had good lawyers. So पुलिस उनसे ज़्यादा जल्दी नाम नहीं निकलवा पा रही थी। बट जैसे ही पुलिस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई तो उन दोनों ने ये कहा कि क्या आप लोग कभी फेमस लोगों को नहीं पकड़ते क्या? फिर जब पुलिस उनसे पूछती है कि तुम किस फेमस बंदे के बारे में बात कर रहे हो, तो वो बोलते हैं संजू बाबा। ये नाम सुन के डीसीपी मरिया कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि कौन संजू बाबा।
तो वो कहते हैं, अरे अपने संजू बाबा मतलब संजय दत्त। ये सुन के ही डीसीपी मरिया शॉक हो जाते हैं। प्लस वो अपने बाकी कलीग्स को बोलते हैं कि ये न्यूज़ किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि संजय दत्त सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के एमपी सुनील दत्त के बेटे थे। और ये न्यूज़ अगर बिना किसी वैलिड प्रूफ के बाहर चली जाती तो संजय दत्त को टेररिस्ट बोला जाता, प्लस राकेश मरिया की जॉब भी जा सकती थी। बट हनीफ एंड समीर के ये रिवील करने के बाद भी कि संजय दत्त के घर पे उन्होंने वेपन्स छुपाए थे, पुलिस डायरेक्टली जाके संजय दत्त के घर पे रेड नहीं मारती है, क्योंकि संजय दत्त बाय द टाइम वॉज शूटिंग इन मॉरिशस एंड पुलिस डिसाइड्स टू वेट फॉर हिम टू कम बैक। बट जितना चाहे पुलिस ने इस न्यूज़ को बाहर आने से रोका, बट द नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आती है, संजय दत्त हैज़ AK-56 गन। और ये आर्टिकल किसी और ने नहीं बल्कि रिपोर्टर बलजीत परमार ने लिखा था। एंड व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट दिस दैट हाउ ही केम टू नो अबाउट दिस, सो ही डिस्क्लोज कि ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दिस। और जब इसी केस से रिलेटेड उन्होंने जब एक पुलिस वाले से बात की तो उसने बलजीत को बताया कि इस केस में एज ऑफ नाउ कोई प्रोग्रेस नहीं है, बिकॉज इस केस में एक MP के बेटे का नाम आ रहा है। तो बलजीत ने उनसे ये पूछा कि क्या वो अभी अरेस्टेड है, तो पुलिस वाले ने ये कहा कि हाँ वो भी तो अरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो फॉरेन में है कुछ काम से, बट जैसे ही वो आएगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद बलजीत परमार MP के बेटों की लिस्ट निकालते हैं जो फॉरेन में है। उस लिस्ट में ही जस्ट गेट्स वन सिंगल नेम एंड इट वाज संजय दत्त। बलजीत परमार सुनील दत्त को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी उनसे बात नहीं हो पाती है। लेकिन वो जिनके यहाँ गए हुए थे वो भी बलजीत परमार के दोस्त थे, वो भी यही कहते हैं कि सुनील दत्त तो यहाँ आए ही नहीं। तो बलजीत परमार उनको ये बता देते हैं कि अच्छा सुनो, अगर सुनील दत्त से बात हो तो उनको ये कहना कि उनके बेटे संजय दत्त का नाम आ रहा है बॉम्बे ब्लास्ट के केस में। और इसके बाद बलजीत परमार को डायरेक्टली संजय दत्त का कॉल आता है और वो ये कहते हैं कि पापा से बात हो गई है, जिस पर बलजीत कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक आर्टिकल भी लिखने वाला हूँ। संजय दत्त बोलते हैं प्लीज़ ऐसा मत करना। अब क्योंकि बलजीत का शक यकीन में बदल चुका था तो अब बलजीत उन्हें सलाह देते हैं, क्या तुम एक काम कर के वो वेपन लेके खार पुलिस स्टेशन में जमा करवा दो, क्योंकि अगर आप जमा करवाते हो तो आपके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस बनेगा। अगर आपने वेपन जमा नहीं करवाई और पुलिस ने आपके ऊपर रेड करके सर्च करके वेपन का सीजर किया तो टाटा लग जाएगा, फिर तकलीफ में आ जाओगे। ये आपने सलाह दी पहले? मैंने सलाह दी। लेकिन संजय दत्त उनकी बात नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि ये मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए खरीदी है और बस एक ही चीज की रट लगाते हैं कि आप न्यूज मत छापिएगा, मैंने पापा से बात कर ली है। बट बलजीत परमार को ये समझ आ गया था कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं और इसलिए उन्होंने आर्टिकल लिख दिया था। इस हेडलाइन के आते ही पीपल डिमांडेड हिम टू बी अरेस्टेड एंड द सेम डे संजय दत्त के शूट का रैप अप हो चुका था। उनके मॉरिशस से वापस आते ही पुलिस उनको एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लेती है। उनके अरेस्ट होते ही जहाँ पे सबको उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए था, वहीं भी फिल्म इंडस्ट्री स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम। सब पोस्टर्स लेके खड़े हो जाते हैं एज इफ वो टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि किसी पब्लिक वेलफेयर को सपोर्ट करने के लिए जेल गए हो। एंड नाउ DCP राकेश मरिया स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग हिम। In the beginning he kept quiet, but there was a lot of pressure on DCP मारिया। तो अब उन्होंने संजय दत्त को एक खींच के थप्पड़ मारा, जिसके बाद संजय दत्त ने उनसे कहा कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। एंड देन द रेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स वेंट आउट और अब शुरू होता है संजय दत्त का कन्फेशन, जो कि हनीफ और समीर की बात से मैच होने लगता है। एंड एट द एंड ही सेज कि मैंने सब बता दिया है, बस मेरे पापा से कुछ मत कहिएगा। बट जब उनसे ये पूछा जाता है कि वो वेपन्स क्या अब भी तुम्हारे घर पर ही है, तो संजय दत्त कहते हैं कि नहीं, मुझे जैसे ही इसके बारे में पता चला मैंने वो वेपन्स डिस्ट्रॉय करवा दिए। बट स्टिल आफ्टर ऑल ऑफ दिस थिंग्स संजय दत्त हैड नेवर एक्सेप्टेड दिस पब्लिकली दैट उन्हें पता था कि वो वेपन्स मुंबई में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट में यूज़ होने वाले हैं। उल्टा वो ये बताते हैं कि क्योंकि उनके फादर पॉलिटिक्स में है तो उन्हें आए दिन धमकियां मिलती रहती थी, इसीलिए उन्होंने वो वेपन्स रखे थे। Well, there is because like we'll kill you and your family, and they knew exactly where my nieces were studying. They knew the movements of my family members. They knew everything, so it became really scary for us. अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आज तक अनसॉल्व्ड है कि अगर सेफ्टी के कंसर्न से उन्हें कोई वेपन चाहिए था तो उसके अकॉर्डिंग पिस्टल भी रखी जा सकती थी। इनफैक्ट सिक्योरिटी मांगी जा सकती थी गवर्नमेंट से। बट 3 AK-56 गन प्लस हैंड ग्रेनेड्स एंड एमोस रखने की क्या नीड थी? और उन्होंने रख भी लिया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इलीगल वेपन्स है, ये आए कहाँ से। और 2 महीने तक एक वैन आपके घर के यहाँ खड़ी रहती है जिसमें RDX और इलीगल वेपन्स होते हैं,
ये इतने खतरनाक है कि जिससे एक पूरे शहर को तबाह किया जा सकता था, उसके बारे में आपको कैसे नहीं पता? देन जब आपको ये सब पता था तो आप पुलिस को इन्फॉर्म भी तो कर सकते थे। आफ्टर ऑल यू हैड पॉलिटिकल कनेक्शंस टू। बट जब पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन खत्म की तो उन्हें पता चला कि संजय दत्त के घर पे ये सारे इलीगल वेपन्स और आरडीएक्स सप्लाई अबू सलीम ने किए थे, जो कि दाऊद का राइट हैंड था और संजय दत्त का अच्छा दोस्त भी, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी। विच मीन्स संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शंस थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये सब कुछ संजू मूवी में दिखाया गया था? नहीं, बल्कि ऐसा दिखाया गया है कि उनके सारे बुरे कर्मों की सजा उन्हें मिल चुकी है, वो जेल जाते हैं। बट उन्हें कितने टाइम के लिए जेल हुई? पहले 1993 में 16 मंथ्स एंड देन 2006 में 7 मंथ्स के लिए उन्हें जेल भेजा जाता है। इसके बाद 5 साल वो आराम से अपने घर पे रहते हैं, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट उन्हें 5 साल की सजा सुनाता है। लेकिन ये सजा भी उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से सिर्फ 3.5 साल में खत्म हो जाती है। बट संजू मूवी में उनके इस टेररिस्ट कनेक्शन के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ उनका स्ट्रगल दिखाया जाता है, वो भी इसीलिए ताकि उन्हें लोगों की सिंपैथी मिल सके। See, we all know that rich people's life in jail is also good, but संजय दत्त को कैसे दिखाया गया है? उन्हें टॉयलेट में सोते हुए दिखाना सिर्फ सिंपैथी के लिए था, बल्कि इस पनिशमेंट के टाइम ही वॉज एंजॉइंग बिकॉज एट दैट टाइम ही गॉट मैरिड ट्वाइस एंड इवन हैड 2 kids, और वो बार बार बेल पर बाहर भी आ रहे थे। ही वॉज लिविंग अ प्रिटी गुड लाइफ एंड जिस कंट्री से उन्होंने गद्दारी की, आज उसी कंट्री के लोग उन्हें एक सुपरस्टार मानते हैं। बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संजय दत्त के हाथ उन मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। लेकिन उसकी बायोपिक बनाई जाती है कैसे? जैसे कि उसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। बनाई तो बनाई, बट ऐसा दिखाया जाता है एज अ ही इज सो इनोसेंट एंड बेचारा, जिसके साथ बचपन में गलत हुआ तो उसने ड्रग्स की आदत लगा ली एंड अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से ही मल्टीपल अफेयर्स एंड चीटेड देम। प्लस ही वाज सो इनोसेंट कि नादानी में उसने टेररिस्ट की हेल्प भी कर दी और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस भी बना लिए। बिकॉज राजकुमार हिरानी बीइंग अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम, उन्होंने सिर्फ पीआर के लिए संजय दत्त की मूवी बनाई, जिसके बाद उन्हें काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले। बट anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।